के साथ नेहा दुबे। मिशन 2024 में जुटी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दे रही है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने खासकर उन सीटों के लिए रणनीति बनाई है जिसे 2019 में वो हार गई थी। इसके लिए पार्टी ने 3 लेवल के प्लान तैयार किए हैं, जिसमें बीजेपी के टॉप केंद्रीय लीडरशिप के साथ राज्य के बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जहां एक और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बिखराव की स्थिति बनी हुई है। शिवपाल यादव ने सपा को झटका दिया है, तो वहीं कांग्रेस को पिछले 6 महीने में यूपी में पार्टी अध्यक्ष ही नहीं मिल पाया है। रिपोर्ट मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान दे रही है, जहां से 80 सांसद चुने जाते हैं। वैसे तो बीजेपी ने देश भर की 144 लोकसभा सीटों के लिए प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है। सबसे ज्यादा फोकस उन सीट्स पर है जहां 2019 में बीजेपी को हार मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से बीजेपी को 62 और सहयोगी पार्टी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। 16 सीटों पर भगवा दल को हार का स्वाद चखना पड़ा था। हालांकि इस साल जून में हुए उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीट भी बीजेपी के खाते में आ गई। अभी बीएसपी के पास 10, कांग्रेस के पास 1 और सपा के पास 3 सीट हैं। अब बीजेपी की तैयारी उन सीट को जीतने की है जहां पर हार का सामना उसे करना पड़ा था। सूत्रों की माने तो 3rd लेवल पर रणनीति तैयार की गई है। पहला लेवल केंद्रीय नेतृत्व का होगा, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष शामिल होंगे। ये नेता राज्य स्तर पर दूसरे लेवल के नेताओं के साथ मिलकर काम करेंगे। और दूसरे लेवल की अगर बात करें तो इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, पार्टी महासचिव धर्मपाल सैनी जैसे नेता रहेंगे। इसमें अन्य राज्यों के नेता, पार्टी पदाधिकारी मिलकर पार्टी की रणनीति को लागू कराने पर काम करेंगे। यूपी की 80 लोकसभा क्षेत्रों में 1,70,000 से ज्यादा बूथ हैं और बीजेपी ने अपने संगठनात्मक सर्वे में इनमें से 22,000 बूथ को कमजोर माना है। सूत्रों की माने तो ये बूथ खास तौर से यादव, जाटव और मुस्लिम बहुल हैं। वहीं तीसरे लेवल पर उन लोकसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों की मोर्चेबंदी की जाएगी जहां पर बीजेपी को हार मिली थी। सभी नेता केंद्रीय समिति और प्रदेश के नेतृत्व के बीच पुल का काम करेंगे। इनका काम जमीनी हकीकत, स्वतंत्र फीडबैक, कमजोर विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही जातिगत समीकरण और बीजेपी को लेकर स्थिति की जानकारी मुहैया कराना होगा। बीजेपी की योजना यादवों के साथ जाटवों को विशेष महत्व देने की है। इसके पहले भी पार्टी ने 2014 और 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में गैर जाटव अनुसूचित जातियां मसलन कोरी, धोबी, पासी, खटीक, धानु आदि समाज के लोगों को विशेष वरीयता दी थी। पसमानदा मुसलमानों को भी बीजेपी साध रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की दूसरी सरकार में बलिया के अति पिछड़े मुस्लिम परिवार से आने वाले दानिश आजाद अंसारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का राज्य मंत्री बनाया गया है। जहां बीजेपी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है, तो वहीं राज्य में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख शिवपाल यादव ने घोषणा की है कि वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवपाल ने स्पष्ट किया कि वो 2024 के लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और केंद्र में अगली सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि शिवपाल यादव और सपा के बीच असहज तनाव 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सामने आया, जब शिवपाल ने शिकायत की कि उन्हें सपा विधायकों की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया।
जिसमें उनके भतीजे यानी कि अखिलेश यादव को विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया था और इसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के द्वारा बुलाई गई गठबंधन नेताओं की बैठक को छोड़ दिया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ एक मुलाकात की। इस बैठक के बाद से अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया कि शिवपाल बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के साथ गठबंधन से इंकार करते हुए शिवपाल ने कहा कि वो लोकसभा चुनाव के करीब आने पर ही अपने पत्ते खोलेंगे। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 15 मार्च से प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली है और पार्टी दूसरा अध्यक्ष नहीं खोज पा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बहुत ही खराब प्रदर्शन के बाद से तत्कालीन अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इस्तीफा ले लिया था। यूपी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तय करने की बाबत पार्टी में जातिगत फैक्टर के अलावा एक और बात जो महत्वपूर्ण दिख रही है वो है नए प्रदेश अध्यक्ष का टीम प्रियंका के साथ फिट होना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा प्रदेश में कांग्रेस मामलों की प्रभारी हैं। उनकी मौजूदगी में किसी बड़े नेता को अपना फैसला लेने का कितना मौका मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब ऐसे में एक पार्टी में यूपी कांग्रेस के इसी तरह के अध्यक्ष की तलाश हो रही है जो इस परंपरा को आगे बढ़ाए और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, प्रदीप माथुर, राजेश मिश्रा, निर्मल खत्री प्रदेश अध्यक्ष बनना ही नहीं चाहते। ऐसे में सभी को इंतजार है कि कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम जल्दी तय करे, जिससे बीजेपी की तरह कांग्रेस भी राज्य में चुनावी तैयारियों को शुरू कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो जाहिर तौर पर दिखाई दे रही है मिशन 2024 के मद्देनजर, लेकिन बाकी पार्टीज की किस तरह की तैयारी है और क्या कुछ किया जा रहा है इसके लिए और कहां-कहां पर गुटबाजी देखने के लिए मिल रही है, किन किन फैक्टर्स पर काम किया जाएगा और ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि संगठन को मजबूत करने के लिए आखिर पार्टियां किस स्तर पर काम करेंगी। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है, बहुत स्वागत है आपका। ओमकार नाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है कांग्रेस के, सर बहुत स्वागत है आपका। विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है सपा के, बहुत स्वागत है आपका। और दिनेश सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है पीएसपी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत वैभव जी आपके साथ करते हैं। सर, इतना हल्के में क्यों लेते हैं आप बाकी पार्टियों को? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में तो क्लीन स्वीप कर देंगे हम? देखिए, ऐसा है नेहा जी कि मैं आपको बताऊं, अब आपने ऐसा बोल दिया है कि मैंने जो सोचा था वो शब्दों को थोड़ा सा हेरफेर करना पड़ेगा। मैं पार्टियों मैं हमारा जो राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय दल है, सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल। जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो एक तो रीजनल लेवल पे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, पहली बात। दूसरा, उनकी जो मेंबरशिप है वो नेतागिरी वाली मेंबरशिप है। हमारी जो मेंबरशिप है वो सेवादार वाली मेंबरशिप है, सेवा वाली मेंबरशिप है, कार्यकर्ता वाली मेंबरशिप है। अन्य दलों में अंदरूनी फूट, टिकट बिकना बेचना, वो सब बहुत बहुत प्रमाणित तौर से बड़ा फेमस है, पॉपुलर है। आपको नेहा जी, आपको भी टिकट मिल सकता है यूपी के अन्य दलों से अगर अपन थोड़ा सा फंड जुगाड़ ले तो, लेकिन भाजपा से नहीं दिलवा पाऊंगा मैं, सॉरी। अन्य दलों से तो फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके करवा लेंगे अपन, है ना। तो इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं, हाथी जब चलता है सड़क पे या जंगल में तो वो अपनी चाल अपने समेत सोच के मदमस्त होके चलता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जंगल में दूसरा कोई शेर है, क्यार है, फॉक्स है, कोई और जानवर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहाँ बैठना होता है वहां बैठ जाता है। भाई मैं तो यहाँ बैठ, नहीं वो तो ठीक है, अपने आप को आप हाथी समझ रहे हैं सर, अच्छी बात है, लेकिन बाकियों को चींटी क्यों समझ रहे हैं, ये समझ से परे है। देखिए आपने प्रश्न बिल्कुल सटीक किया है। आप हमेशा सटीक प्रश्न करते हैं और कभी कभी आपके साथ मेरे को डिबेट में ना शब्दों को आगे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, बोल बोल के सारे दिन रट भी जाते हैं कुछ शब्द और कुछ लाइनें, तो मैं उससे भागूंगा नहीं खास तौर पे। लेकिन आपके साथ क्या थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है, तो मैं गियर चेंज करता हूँ अभी। तो मैं आपको ये बोलूं कि हमारे दल ने किसी अन्य दल को चींटी नहीं बोला, लेकिन हम तो केवल ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हम हाथी हैं। हाथी से तो शेर भी डर के भागता है। हाथी का तो खाना अगर हाथी खा रहा होता है तो शेर भी आके तो आपने कांग्रेस पार्टी को भी ये समझ लिया है कि रीजनल पार्टी है? आपने कांग्रेस पार्टी को भी रीजनल पार्टी समझ लिया है क्या?
नहीं तो वो तो भला हो इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने अभी तक उनका स्टेटस चेंज नहीं किया है, नहीं तो मैं तो क्या बोलूं। उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो 75 से कम एमपी हैं अभी तो अपर हाउस और लोअर हाउस में, केंद्र में। तो सेंट्रल पार्टी सर, आपके भी तो कभी दो थे, आपके भी तो कभी दो थे। बहुत कम है। ये तो अति आत्मविश्वास से लबरेज आप दिखाई दे रहे हैं, इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जनता की सेवा करिए आप। हम हर जगह तीसरी दूसरी टर्म लेके बैठे हैं। हम ये तो 40-45 से क्या सरकार आगे आने वाले वक्त में नहीं बना सकते हैं क्या? नहीं आगे बढ़ सकते? आप तो 2 से पहुंच गए 300 पार। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि राजनीतिक हलकों में अच्छी प्रतिद्वंदिता अगर मिले तो हमें भी मजा आएगा काम करने के लिए। हमें भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा। हमें वैसे ही जनता की सेवा करने का एक्साइटमेंट बहुत है। हमें वैसे ही हम बहुत उतावले हैं जनता की सेवा करने के लिए। वैसे ही हम बहुत ज्यादा उतावले हैं जनता की सेवा करने के लिए। बाकी सब भी कहते हैं कि हम भी जनता की सेवा ही करने के लिए हैं। लेकिन अब एक विनय जी बहुत हल्के में ले रहे हैं सर आप लोगों को। अभी भी विधानसभा चुनाव में भी हालांकि ठीक ठाक टक्कर दी आप लोगों ने, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब तो क्लीन स्वीप करेंगे हम 2024 में। विनय जी आपकी आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि ये चुनाव जो है जनता के द्वारा होता है। जनता के द्वारा होता है और जनता चुनती है। और अभी इन्होंने कहा कि हम हाथी हैं और चलते रहते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सही कह रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लूट हो, चाहे अपराध हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे हमारे प्रदेश की बहनों को जो है मार करके जो है फांसी पे लटका दिया जाए, चाहे बेरोजगार बेरोजगार जो है आत्महत्या, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, क्योंकि ये इनके अंदर अहंकार है। जनता बनाती है तो जनता खत्म भी कर सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। और समाजवादी पार्टी हमेशा से जनता के बीच में रही है। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं उस चीज की। आप लोगों ने मौका भी दिया, जिस तरीके से मौका भी दिया है क्या इन लोगों को ऐसा बोलने का, या भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सोचने का? या अगर ये कह रहे हैं कि हम तो जी हाथी हैं तो और हम क्लीन स्वीप करेंगे, हम इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं, तो ये मौका आप लोग दे रहे हैं। नहीं, क्लीन स्वीप अभी विधानसभा का चुनाव बीता है, आपने देखा है कि किस तरीके से छल और बल के साथ, वो भी हम 36% पे थे या 40% पे थे। और हम चुनाव अब की बार लोकसभा का आने दीजिए, इनको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सत्ता से बहुत दूर जाने वाले। ये इनका अहंकार जनता बहुत भली बात समझ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई आप देखिए, आलू लेने चले जाइए, प्याज लेने चले जाइए, आप सरसों का तेल लेने चलिए, आज जो है एक रोटी पर 1 रुपया जीएसटी लग रहा है। ठीक है सर, वो ठीक है, जो गरीबों के थाली में अब सवाल ये है ना रोटी था, उसको भी खत्म करने समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी में ही उलझती हुई नजर आ रही है। वो क्या भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगी, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अब हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे। समाजवादी पार्टी में कोई गुट नहीं है। वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं। वहां पर सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और एकजुट होकर के जनता के लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात आपने कहा शिवपाल जी की, तो उनकी अपनी पार्टी है प्रसपा, और प्रसपा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारी है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी जो भी है पूरी तरीके से एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी को देखिए, बहुत लोग लड़ते हैं चुनाव, बहुत लोग लड़ते हैं, लोगों से गठबंधन होता है, तरीके से होता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 72 लोगों से गठबंधन करा था, है। आज महबूबा जी अलग हो गई, आज राजभर जी अलग हो गए उनसे। तो ये सब गठबंधन जब चुनाव आता है तो समय और परिस्थिति को देख करके जनता के हित में एक गठबंधन बनता है, क्योंकि जो सरकार जनता के खिलाफ काम कर रही होती है, महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, आप लखीमपुर कांड देखिए, आज उनका बुलडोजर कहाँ है। 2 बहनें किस निर्दयता के साथ मार दी गई, लेकिन आज बुलडोजर में तेल नहीं है। ठीक है, जल्दी ये से सरकार जो है जनता बहुत अच्छी तरह से देख रही कि सरकार की
विनय जी मेरे से बड़े हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। विनय जी ने जो सही बोला अपने 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 तजुर्बे से बोला, लेकिन मैं उसमें विनय जी को बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के पास पिछले इलेक्शन में 2019 में केवल 5 सीटें आई हैं लोकसभा में 80 में से, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, बसपा की ज्यादा सीटें हैं उनसे, डबल है, 2x है, यानी 10 सीटें हैं बसपा की। और उनको ये बात समझनी पड़ेगी, अपने दल में ओवर कॉन्फिडेंस उनकी जबान से आ रहा है कि जिस भी सीट पे वो 5 सीटें जीते हैं, जिस भी सीट पे निकटतम प्रतिद्वंदी से ओनली 3 से 6% की मार्जिन है निकटतम प्रतिद्वंदी से 2 नंबर पे, और 2 नंबर पे हर जगह उन 5 सीटों पे भाजपा का उम्मीदवार रहा है। 3 से 5 या 6% की दूरी पे है। वैभव जी, हारे आप कितने परसेंट से, ये भी तो बता दीजिए। क्या कह रहे हैं? हारे आप कितने 400, परसेंट 500, 300, 200 से हारे हैं विधानसभा में। 400, 500, 300 से हारे हैं, हाँ करेक्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। तो मेरे लिए जब मैं वापस पोल पे जाऊंगा, चाहे वो प्रदेश के इलेक्शन हो, नहीं भाजपा नहीं, समाजवादी पार्टी भी जो सीटें हारी है मात्र 200, 150, 50, वो भी आपके छल बल के द्वारा। जनता ने तो समाजवादी पार्टी को चुना था। विनय जी, हम अभी प्रदेश इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम केंद्रीय इलेक्शन की बात कर रहे हैं। केंद्रीय इलेक्शन में हम हारे हैं आपसे 5। नहीं, इनका कहने का मतलब ये है, नहीं ये भी एक बहुत अहम सवाल है वैभव जी। हमारी गलती है वैभव तो जी, उसको मेकअप कर लेंगे बहुत आराम से। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तजुर्बे से कह रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 टर्म लेके बैठे हैं और हमने आप मेकअप, आप जनता को त्रस्त करके मेकअप कर लेंगे। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता से दूर रहेंगे। आपके अंदर अहंकार है कि हम हाथी हैं, हम जनता की नहीं सुनते हैं, और आप मेकअप कर लेंगे। विनय सिंह जी, हाथी एकमात्र ऐसा जानवर होता है जंगल में, एकमात्र ऐसा जानवर होता है जंगल में, और शहर नहीं आप, अरे आपने अभी कहा है, इसी चैनल पे कहा है आपने, हम किसी की नहीं सुनते हैं। जनता जो है, अब उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जनता वो है, हम चलते रहते हैं, लोग भौंकते रहते हैं। आपने कहा है, आपने इसी चैनल पे कहा है कि लोग भौंकते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जनता को क्या समझते हैं? आपकी भाषा में कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे। पार्टी की भाषा ये इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। नहीं, आपने कहा है, आपने कहा है कि हम हाथी हैं, हम हाथी हैं, कान में तेल डाल के चलते रहते हैं, आपने कहा है। विनय सिंह जी, आप जरा बादाम खाइए, नहीं हो तो मैं भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर एक मछली जितनी आपकी याददाश्त है तो वो तो गलत हो जाएगा ना। नहीं, आपको खाने की आवश्यकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाने की आवश्यकता है। ये बादाम अडानी मित्र ही खा सकते हैं, गरीब तो प्याज और नमक खा सकते हैं। बादाम और काजू तो अडानी अंबानी खा सकते हैं, उनके मित्र खा सकते हैं। ठीक है ओमकार जी, अब सवाल इस बात को लेकर है। ठीक है सर, ठीक है विनय जी, मैं लौटती हूँ फिर से। ओमकार नाथ जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, ये बाकी रीजनल पार्टीज की तरह ही कांग्रेस पार्टी को भी ले रही है भारतीय जनता पार्टी। ये कह रही है कि ये कुछ नहीं है, इन्हें तो अभी नेशनल पार्टी का जो तमगा है वो भी हटा देना चाहिए, ये तो रीजनल पार्टी तक ही सीमित रह गई है। आपको याद है इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी और दोबारा जब लड़ने दोबारा वर्ल्ड कप में उतरी तो बांग्लादेश से हार गई। तो जब आदमी मदमस्त हो जाता है, क्योंकि इंडिया में घमंड हो गया था कि बांग्लादेश से तो हम जीत ही जाएंगे, तो वही हाल भाजपा का है। इसमें वो मदमस्त है, हाथी है ना, तो मदमस्त है। और जब मदमस्त हो जाता है हाथी तो सुनता नहीं किसी की, अगर देखता है आगे, वो अपनी चाल में चलता है। तो हमारे लिए अच्छा है वो हमको रीजनल पार्टी से भी नीचे समझे, हम नहीं चाहते हमको ऊपर समझे। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बहुत काम किया, इन्होंने इतना काम किया साहब कि शिक्षा का स्तर पूरे देश के अंदर दुनिया में 136वें स्थान पर कर दिया। इनका इतना बड़ा विजन है शिक्षा के लिए कि इन्होंने पूरा जो है जीडीपी की 2.7% हिस्सेदारी शिक्षा में खाली लगाई है इन्होंने जीडीपी की। जबकि अन्य देश जो हैं, ब्रिटेन ने 6.23, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 6.09, ऑस्ट्रेलिया ने 5.9, फ्रांस ने 5.20, जर्मनी ने 4.22। नहीं वो तो ठीक है सर, वो ठीक है, आपके जो मुद्दे हैं वो बुनियादी मुद्दे हैं सर, जिसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ओमकार नाथ जी, तैयारियों में कांग्रेस पीछे है क्या?
तैयारियों में कांग्रेस पीछे है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं फाइनल हो पाया। अध्यक्ष इसलिए नहीं फाइनल हो पाया कि हमारे यहाँ संगठन के चुनाव चल रहे हैं और इस समय संगठन के चुनाव एकदम मतलब किनारे आ गए हैं। पीसीसी मेंबर्स का इलेक्शन हो गया है। पीसीसी मेंबर्स की मीटिंग होने जा रही है 19 तारीख को। उसके बाद सब चीजें क्या कहते हैं एआईसीसी में चली जाएंगे। वहाँ एआईसीसी के प्रेसिडेंट पे जो लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे वो अपना नॉमिनेशन करेंगे। अगर यूनानिमस होगा तो यूनानिमस सिलेक्शन हो जाएगा। वो हाईकमान की जो कमेटी होगी, जो जिस तरह से वहाँ की लीडरशिप चाहेगी और जिस तरह से इलेक्शन अथॉरिटी चाहेगा उस तरह से वो काम होगा। लेकिन इसमें तो आप मानेंगे ना कि संगठन को बहुत मजबूत करने की जरूरत है ओमकार नाथ जी, क्योंकि जो हालात है कांग्रेस के हम उस पर लगे हुए हैं। सिर्फ एक सीट जीती थी पिछले लोकसभा चुनाव में, वो भी रायबरेली सोनिया गांधी की। अमेठी भी हार गए थे राहुल गांधी। नहीं, कभी कभी हो जाता है। 1984 में बीजेपी भी 2 सीटें जीती थी। ये तो कभी वो तो पूरे देश में जीती थी। हम तो यूपी में ही जीते हैं खाली, और यूपी में एक बार नहीं हुआ, 3 बार हो चुका है। एक बार हम 75 में भी हारे थे, 80 में फिर सरकार बनाया हमने, और फिर 84 में हमने सरकार बनाया। हम फिर क्या कहते हैं 91 में कम सीटें पाए, 91 में 89 में कम सीटें पाए, 91 में कम सीटें पाए। लेकिन हम फिर क्या कहते हैं 2004 में हम लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना ये जाहिर तौर पे एक बड़ा मसला है, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये तो अभी से ही अपना प्रभारी नियुक्त किया, संगठन को मजबूत करने की कोशिश, और उन सीटों पर उस दुर्ग को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे पिछली बार चुनाव हार गए थे। देखिए, ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, हर पार्टी अपना चुनाव की तैयारी करती है। कोई ढोल नगाड़ा बजा के करता है, कोई शांतिपूर्वक करता है। ये इनकी सरकार है, ढोल नगाड़ा बजाने में उस्ताद है, ये बजाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, करना भी चाहिए इनको। यहाँ नहीं बजाने तो क्या हुआ, भारत जोड़ो यात्रा तो कर ही रहे हैं। ओहो, तो इनको करना चाहिए ना। हम अपना कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, हमें जो करना है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब हम सबको बता के तो करेंगे नहीं कि हम ये करने जा रहे हैं तो हमारा ये वोट बढ़ जाएगा, हम ये करने जा रहे हैं तो हमारा ये वोट बढ़ जाएगा। हम जनता के बीच में बराबर संपर्क में हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और हमारा काम ऑलरेडी चल रहा है। सब जगह सबकी नजरें हैं नेताओं की, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उनका हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होती है कि वो चुनाव की तैयारी करे, और सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, दिनेश सिंह यादव जी, आपकी तैयारी कहाँ है सर, और कैसे आपकी तैयारी हो रही है? किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे हैं? अकेले चुनाव लड़ेंगे 2024 में? क्योंकि हाल ही में आजम खान के साथ भी मुलाकात हुई थी शिवपाल यादव की, उस मुलाकात में क्या बात हुई ये भी थोड़ी सार्वजनिक कर दीजिए। नहीं, हमारी पार्टी आज ही बैठक हुई थी और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद थे, और हम लोग संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने तो बहुत बड़ा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी पर भरोसा करके और पूरे संगठन को समाहित करने का काम किया था। और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता की मांग थी, जो जनता चाहती थी, उस जनता की अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरने का प्रयास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्य शिवपाल सिंह यादव जी ने किया था। 75 जनपद संगठन होने के बाद भी जनता ये चाहती थी कि इस सरकार से निजात मिले, महंगाई से निजात मिले, तमाम आपराधिक गतिविधियां और उसका निजात मिले। इसलिए एक सीट पर लड़ना मुनासिब समझा और समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सब कुछ त्याग करके और अपना समर्थन देने का काम किया था। लेकिन इसको सजो पाने और सहेज पाने में आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है कि सक्षम नहीं रहे, जिस कारण ये हुआ कि आज लगातार उनके जो भी सहयोगी साथी थे सब एक एक करके छोड़ करके उनके साथ से अलग होते गए। जी ठीक है दिनेश जी, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि कुछ दिन पहले तो अब शिवपाल यादव का बयान आया, भारतीय जनता पार्टी बड़ा अच्छा काम कर रही है। इससे पहले आप कह रहे थे कि देखिए महंगाई बहुत ज्यादा है, चाहते हैं कि जनता को निजात मिले इस महंगाई से, इस सरकार से। सर इतने जल्दी जल्दी आप लोग बातें बदल लेते हैं, आप लोगों को लगता नहीं कि जनता क्या सोचेगी? नहीं, बात बदलने की बात नहीं है। कोई भी निर्णय होता जो जनता के पक्ष में हुआ है कि देखिए प्रतिबद्ध और निष्पक्ष। अब बीजेपी अच्छी है या नहीं है ये बताइए, बीजेपी अच्छी है या नहीं है, मौजूदा सरकार अच्छी है या नहीं है? समाजवादी पार्टी तो खराब हो गई। नहीं, किसी को खराब नहीं, जनता के सवालों पर जो 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर के प्रदेश में चल रही दूसरे टर्म की, जिन वादों के साथ उत्तर अकेले चुनाव लड़ेंगे क्या? गठबंधन के साथ महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इन सारे मुद्दों पर अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ठीक है पहली बार 400% फीस की वृद्धि कर दी गई। गरीब, किसान और मध्यम वर्गीय परिवार के नौजवानों को शिक्षा देने से सरकार
वंचित करना चाहती है। इन सब सवालों को लेकर के प्रस्ताव जनता के सवालों को लड़ने का काम करेगी और जहां भी हो सकेगा जनता के हित में अगर कोई फैसला सरकार लेती उसकी सराहना भी होगी और जनता के खिलाफ कोई निर्णय होगा उसके खिलाफ हम लोग सड़क से लेकर के जहां आंदोलन करना होगा। क्या वाकई एक इस्तेमाल किया गया शिवपाल यादव का सपा के जरिए? विनय जी देखिए 2022 का चुनाव था, 2022 का चुनाव था और जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना। तमाम लोगों ने गठबंधन किया था, सबसे गठबंधन हुआ था और प्रसपा से भी गठबंधन हुआ था और मिलकर के चुनाव लड़ा गया। और भारतीय जनता पार्टी के छल के कारण हम कहीं न कहीं बहुत थोड़े अंतर से हम रह गए। तो इसमें कोई वो नहीं है। और याद जो हैं प्रसपा के जो भी मित्र हैं कह रहे हैं वो उनका अपना है, व्यू है, कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी किसी को छोड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी जिसके साथ चलती है तो वह रिश्ते को निभाती है। राजभर जी अपने आप छोड़ करके गए, समाजवादी पार्टी ने नहीं उन्हें हटाया है, सब लोग मिलकर के लड़ा। और आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ये लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी तय है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे जो वैभव जी है, दिनेश जी कुछ कह रहे हैं। दिनेश जी देखिए समाजवादी पार्टी की बैठक होती है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में होती है, समाजवादी पार्टी के सारे लोग मौजूद रहते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन सर समाजवादी पार्टी के सारे लोग मौजूद थे। विनय जी ठीक है, समाजवादी पार्टी के सारे लोग थे जी। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या आपको नहीं लगता कि प्रसपा के अलग हो जाने से यादव वोट बैंक बटेगा? उसको कम से कम एकजुट करने की जरूरत थी। अब इससे पहले हमने देखा आजमगढ़ की अगर हम बात करें, रामपुर की बात करें, दोनों लोकसभा चुनावों में उपचुनाव जो हुए वो सीटें आप हार गए और इसे तो सेमीफाइनल कहा जा रहा था लोकसभा चुनाव का। विनय जी देखिए ये कोई बात हम इस चीज को नहीं मानते कि हम किसी एक वोट बैंक के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। और रही बात ये आजमगढ़ चुनाव हार जाना, रामपुर चुनाव, इससे पहले गोरखपुर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हार चुकी थी उपचुनाव में। आने वाले समय में आप देखिएगा रामपुर भी जीतेंगे, आजमगढ़ भी जीतेंगे, उत्तर प्रदेश की लगभग सारी सीटें हम जीतेंगे। आने दीजिए चुनाव, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना, आज के तारीख में भी उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। और उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा रोल होगा। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि हम चाहेंगे तो यह सरकार सत्ता से बेदखल होगी। क्योंकि अभी वैभव जी ने कहा है कि काजू खाएं बादाम खाएं, तो काजू बादाम वाले लोग हैं, ये अडानी अंबानी के मित्र हैं। जनता के पास तो प्याज रोटी नहीं है, नमक नहीं है खाने के लिए, काजू बादाम की बात करते हैं। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है। हमें जनता की सरकार चाहिए, हमें अहंकारी सरकार नहीं चाहिए जो हाथी हो चलती रहे, कान में जो है तेल डाल करके कि न जनता की सुने न किसी की सुने। हमें सबके सुनने वाली सरकार चाहिए। आज यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से चुनावी मोड में तो रहते हैं वैभव जी। अभी भी 2024 के लिए आप लोग रणनीति बना रहे हैं, प्रभारियों को नियुक्त कर दिया गया और उसके अलावा संगठन में एक और नई जान फूंकने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है। हर लेवल पे कहीं ना कहीं डिसाइड कर दिया गया है कौन सा लेवल पे कौन से नेता देखेंगे। उत्तर प्रदेश पर खास तौर पे फोकस किया जा रहा है। वो 14 सीटें जो आप लोग हारे थे उस पर फोकस किया जा रहा है। कह रहे जनता की तो सुनते नहीं है आप लोग, और जब चुनाव होता है तो पूरी की पूरी फौज उतार देते हैं। योगी की फौज लो, मोदी की फौज लो, और जरूरत पड़ती है तो साथ में मध्य प्रदेश से मामा की भी फौज बुला लेते हैं। सर जनता की तो सुना करें, नहीं सुनते हैं। बड़ी गलत बात है नेहा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और विनय जी जो कह रहे हैं ना, बड़ी गलत बात है। हमारी सरकार तो ऐसा है कि हम जनता की सुनते नहीं है, जनता को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। और हाथी ने कान में तेल डाल रखा है, रुई लगा के घूम रहा है, और इधर उधर जब सड़क पे निकलता है तो सारे वो बुलडोजर लेके सब वो इनके खोखे वगैरह जो होते हैं सब तोड़ देता है, सब नुकसान कर देता है। फिर भी हाथी को ना दूसरी बार वोट दे दी जनता ने।
इनके मुताबिक अगर इनके कहने से चला जाए तो जनता तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता है कि इतने सीनियर नेताओं की पार्टी है, आप दिनेश सिंह जी ने अगर अपना PSPL में आपको बताऊं लोहिया जी के प्रिंसिपल पे चलता है, और अगर जनता ने चढ़ाया है, खत्म होते देर नहीं होगी। जमीन पे आ जाइए, जमीन पर अडानी अंबानी का उंगली पकड़ना बंद कर दीजिए, जमीन पर आइए, समय नहीं लगता है। दो सीटों पर थे ना 84 में, आज जनता ने यहाँ तक पहुंचाया है, जनता 0 तक भी पहुंचा सकती है। भाई साहब चालू रहिए, मैं सुन रहा हूँ, चालू रहिए जी, चालू रहिए भाई साहब, सुन रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं। हम नहीं चालू क्या रहे हैं? नहीं, आप बोलने पे भी पाबंदी लगा देंगे क्या? अरे बोलने पर भी CBI लगाते हैं क्या? बोलने पर भी पाबंदी, हिंदुस्तान के अंदर बोलने पे पाबंदी नहीं लगती है। और आपने किसी को सहेज कर रखने में सफलता प्राप्त किया क्या? आप किसी कार्यकर्ता से मिलते हैं, बातचीत करते हैं क्या? आपको उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेता बनाने का काम किया था, आपने उसको सहेज कर रख पाया? आप एक मीटिंग करते हैं, मनमानी तरीके से करते हैं, जिन्होंने पूरी पार्टी आपके हवाले छोड़ दिया, और इसलिए की जनता चाहती थी सरकार से ठीक है दिनेश जी, लौटते एक सेकंड, लौटते देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए आप मुख्य विपक्षी दल है, अपने दिल को बड़ा करिए और उसमें जगह बनाइए लोगों के लिए, सम्मान देना सीखिए लोगों को। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ दिनेश सिंह यादव जी, सुनिए ना यादव जी, सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। अखिलेश यादव CM वन मैन आर्मी से सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की जनता के सामने उनके प्रतिनिधियों को उनके अपने प्रतिनिधियों को दिखाना पड़ेगा, उनके पास भी ताकत हो। चाहे यादव जी सुन पा रहे हैं आप, हमारी आवाज भी सुनिए। ठीक है, सुन लिया आपको, सुन लिया। अब धैर्य के साथ सुनिए दूसरे गेस्ट को। वैभव जी जल्दी से बोलिए, उसके बाद हम विनय जी और विनय जी 2 मिनट दीजिए मेरे को। मैं अगर आप विनय जी आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आशा करूंगा कि बेशक मैं आपसे छोटा हूँ, लेकिन आप मेरा सम्मान करेंगे, और जब मैं व्याख्यान कर रहा हूँ तब आप मेरे को अड़चन नहीं डालेंगे, ये आपका बड़प्पन रहेगा। दरखास्त है मेरी। रखिए सर, रखिए, बात पे आइए। तो मैं ये कह रहा था कि PSPL को समाजवादी पार्टी ने जिस तरह ट्रीट किया, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी ने से शिवपाल जी ने जब PSPL बनाई थी, मेरा वार्तालाप हुआ था उनके बड़े बेटे के साथ, और शिवपाल जी ने लोहिया जी के प्रिंसिपल से पार्टी बनाई, और लोहिया जी ये प्रिंसिपल ये देखते हैं कि मैं समान रूप से जनता की सेवा करना चाहता हूँ, न धर्म की बात करूंगा, न किसी और की बात करूंगा, न अपनी बात करूंगा, लेकिन समान रूप से जनता की सेवा करना चाहता हूं। तो देखिए, सत्ता का लोभ, और शिवपाल यादव की मैं बड़ाई इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को उनके साथ कोई टाई अप करना है या कुछ है, मैं आपको बता दूं, ये अटकलें लगाने वाली बात है। लेकिन शिवपाल यादव की मैं तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी में जिस मुकाम पे अखिलेश यादव, अगर समाजवादी पार्टी को सत्ता का लोभ और सत्ता, ठीक है सर, किसने मेहनत की, कौन कहाँ पे काबिज है, उसको छोड़ दीजिए। ये बताइए, पूंजीपतियों की सरकार है क्या? पूंजीपतियों की सरकार है क्या? योगी जी की तारीफ भी तो कर लीजिए। दूसरों पे छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आप जो प्रसपा की तारीफ कर रहे हैं, उनका तारीफ कर रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यशैली का तारीफ कर लीजिए, उसका तो बखान कर लीजिए। क्या आपकी पार्टी के पास कुछ है नहीं कहने के लिए? क्या आपके मुख्यमंत्री जी का कोई कार्यशैली है नहीं? मैं तो बोल के ही क्या करूंगा भाई साहब, आप कर दीजिए। बुराई आप कर रहे हैं तो तारीफ भी आप कर दीजिए भाई साहब। नहीं, ये तो पहली बार आरोप नहीं लगे ना वैभव जी, ये तो अक्सर लगते हैं कि हम तो सरकार है, बस हम तो बता ही रहे हैं, चुनावी मोड में रहती है, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर इनकी तैयारी शुरू हो जाती है। किस तरीके से त्रस्त कर रखा है इस सरकार ने, हम तो बता ही रहे हैं। नेहा जी, या तो आपकी पार्टी है, आपकी सरकार है, तो ऐसे बोलने आप भी कसीदे पढ़ लीजिए। आप कसीदे पढ़ रहे हैं, आप कसीदे पढ़ रहे हैं, आदरणीय शिवपाल जी की कसीदे पढ़ रहे हैं,
आपके पास आपके नेताओं के कसीदे पढ़ने लायक कुछ है नहीं क्या आजकल? विनय जी आपने सरकार चलाई गुंडागर्दी से, आप स्क्रीन पे भी गुंडागर्दी करेंगे क्या? दूसरे को बोलने का मौका नहीं देंगे? रखिए अपनी बात रखिए। वो तो पूरा देश जान रहा है कि गुंडागर्दी कौन कर रहा है। आज बुलडोजर में तेल खत्म हो गया, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया। लखीमपुर के हत्याकांड के आतताइयों का घर नहीं गिरा। जब बुलडोजर चलाया था ना मैंने, मेरी सरकार ने, तब कहाँ थे आपकी आवाज? क्या फाड़ लिया आपने? नहीं, अरे सुनिए तो, ऐसा है, आजम खान भी जेल रहा है। ये आपने सही कहा। आपको हमारे देश की, हमारे प्रदेश के माँ बहनों के कोई सरोकार नहीं है। आपके सरकार की उत्तर प्रदेश के माँ बहनों से कोई सरोकार नहीं है। इस तरह के निर्दयी आतताइयों का के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। ओमकार जी, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है चुनावी मोड में है सारे। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार चुनावी मोड में कब दिखाई देगी कांग्रेस पार्टी? अभी तो दक्षिण में यात्रा हो रही है, पूरी तरह से लगी हुई है और हम उसको देख रहे हैं कैसे करना है। हमारे नेता लोग सब देख रहे हैं। सारी सीटों का चयन भी हो रहा है, इस पर हमको किस तरह से चुनाव लड़ना है। इसमें कोई हम कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं है, बराबर काम चल रहा है और सारी सूचनाएं नेतृत्व को हैं। सब कुछ सब जानते हैं किस प्रकार से हम चुनाव लड़ेंगे। ये समय बताएगा, आने वाले समय का इंतजार कीजिए जब चुनाव लड़ेंगे। नहीं, इससे पहले सर विधानसभा चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और उसके बाद चुनाव आएगा, उसके बाद खाता भी नहीं खुल पाया। मतलब वो जो प्लान था वो फेल हो गया। अब ऐसा क्या नया प्लान आप लोग बना रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है। आपको एक उदाहरण दे दूं, ये मैच ही तो है चुनाव। गावस्कर खेल रहे थे कानपुर में और मेलकर मार्शल फास्ट बॉलर थे। उन्होंने गेंद फेंकी, गावस्कर का बल्ला छूट गया और विकेट गिर गया, 0 रन पे आउट हो गया। लेकिन दूसरी इनिंग में गावस्कर ने सेंचुरी मारी उसी मेलकर मार्शल की बॉल पे। तो इसलिए एक मैच जीतने से ये नहीं होता है कि हम हमेशा जीतते ही रहेंगे। हम भी 2-2, 3-3 चुनाव लगातार जीते। एक मैच तो नहीं कह सकते, एक मैच तो नहीं कह सकते ओमकार नाथ जी। 2014 जीता, 2019 जीता, उत्तर प्रदेश में भी लगातार दूसरी बार, अभी तीसरी बार हैट्रिक मारने की तो तैयारी कर रहे हैं सर। उसी पे आ रहा हूँ। 2004 हम जीते, 2000 हम 9 जीते। तो अगर ये 2 जीते तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करती है। हम 1980 जीते, 1989 जीते, 1952, 57, आने वाले 25 साल का प्लान तैयार कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, वो 25 नहीं, वो 50 में मेरी शुभकामनाएं उनको है। लेकिन हम भी तो कुछ प्लान तैयार कर रहे हैं। हम प्लान तैयार करेंगे, हम जब वो अपना प्लान लेके आएंगे तो उसका जवाब हम उनको देंगे। दोनों आदमी एक दूसरे को जवाब दें, उससे दिक्कत की क्या बात है? उनके प्लान पे हम कहाँ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि वो प्लान नहीं तैयार करें। उनको तैयार करना चाहिए। वो राजनीतिक पार्टी है, सत्ता में है, वो बिल्कुल सत्ता संभालने की कोशिश करेंगे। हम सत्ता पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। तो हम अपनी चाल हम क्यों उनको बताएंगे? सवाल इस बात का है। हम जो एक काम कर रहे हैं उसी में वो परेशान है। भारत जोड़ो यात्रा हमने स्टार्ट की है, कौन ऐसा नेता है जो कि राहुल गांधी आप परेशान है? आप कह रहे हो वो परेशान है, ये कह रहे हैं आप परेशान हो। आप खाकी सुबह से लेकर शाम तक तस्वीर पोस्ट यात्रा की बुराई और यात्रा पे आलोचना, यात्रा पे हमला, इसके अलावा कोई दूसरा काम तो हो नहीं रहा है। तो सवाल इस बात का है, जो हमला कर रहा परेशान तो वो है ना। हम तो अपना काम कर रहे हैं। आप भी तो छेड़ रहे हैं सर, आप नहीं छेड़ रहे? खाकी निक्कर की पोस्ट जो तस्वीर है वो पोस्ट करके कहीं ना कहीं पोक करने वाली एक कोशिश तो की गई ना, नहीं की गई? अब ये देखिए, वो नहीं की गई। वो हकीकत जब उधर से बयान आने लगे अनाप शनाप कि जब स्मृति ईरानी कह रही है, सुनिए, नहीं, स्मृति ईरानी ये कह रही है कि अरे वहाँ पर थे वहाँ पर तो विवेकानंद फाउंडेशन चले जाते, राहुल गांधी को निर्लज्ज भी निर्लज्जता उनकी देख लीजिए कि विवेकानंद फाउंडेशन नहीं गए और वहाँ विवेकानंद को वो प्रणाम कर रहे हैं। पहले से प्रोग्राम है। जब कोई चीज जान नहीं रही है और हल्ला कर रही है, तो अगर ये हमने पोक कर दिया कि भाई क्यों आग लग रही है, तो उसको बुरा मानने की क्या बात है भाई? आप निर्लज्ज कहो ठीक, आप कहो झूठे हैं ठीक, जबकि वो सही बात नहीं है, गलत है। तो इस तरह की बातों पर तो हम जवाब देंगे कि नहीं देंगे? मैं वैभव जी का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब और दे दीजिए ओमकार जी। अब सवाल इस बात को लेकर कि विनय जी कह रहे थे देखिए पूंजीपतियों की सरकार है, आवाज तो आपके खिलाफ भी उठी, राहुल गांधी के लिए भी उठी। कह रहे 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं और जनता का मुद्दा उठाते हैं। कहते हैं हम तो महंगाई कम करेंगे, हम तो जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, हम तो गरीबों के बीच जा रहे हैं। 41,000 रुपए की टी शर्ट पहन के सर जाना है तो फिर उसी हिसाब से जाए ना जनता के बीच। अब 41,000 की टी शर्ट जैसा कि आप बता रही हैं, मैं नहीं बता रही सर, ये तो सब मुझे तो मालूम नहीं भाई, यही बता रहे बीजेपी वाली 41,000 की शर्ट।
तो बहुत बताया इन्होंने, तो 41,000 की टी शर्ट बताया इन्होंने, उसके ऊपर ही बता ही नहीं पाए। 70,000 का जो शॉल उनके घूम रहे हैं, वो अपने वो अंगूठा उनके गृह मंत्री भारत सरकार के, वो बहुत रईस आदमी है। अरे भाई, अगर ये तो 41,000 की टी शर्ट तो राहुल गांधी खरीद सकते हैं ना, जो उनको पे मिलते हैं उसको खरीद सकते हैं, लेकिन 10 लाख का सूट नहीं खरीद सकते। आपको तो मुद्दा बनाने का मौका चाहिए वैभव जी। अगर वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं और मिशन 2024 को साध रहे हैं, फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सही कह रही हैं आप नेहा जी, लेकिन ओंकार जी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि 70,000 रुपए की अमित भाई ने शॉल पहनी या 40, मैंने वही ओंकार जी राहुल गांधी वाली टी शर्ट 36,000 में खरीदी है, थोड़ा डिस्काउंट लेके, तो अपन ने थोड़ा आप बड़े आदमी, आप खरीद सकते हो। अभी राहुल गांधी मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। देखिए ऐसा है, दिक्कत कहाँ आती है, जब आप खरीद सकते हो मित्र, आप पहन सकते हैं, राहुल गांधी नहीं पहन सकते। आपकी सरकार है सर, आप लोगों पर तो सवाल उठ सकता है, आपने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, अपने 36,000 की टी शर्ट खरीदी। राहुल गांधी की तो ना तो सरकार है। और मैं बताता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात सवाल उठता है, चाहे ओंकार जी भी खरीदे तो भी सवाल उठ सकता है कि नेतागिरी का गलत इस्तेमाल हो। नहीं, ओंकार जी करे या ना करे, लेकिन राहुल गांधी ने किया और आपने किया तो सवाल उठेगा ना सर। आप बस सत्ता में है, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष है। हम हमारे सबकी जो हम लोग जो नेता लोग हैं ना, खासकर दिल्ली के जो लुटेंस के नेता हैं, इनमें से ज्यादातर, और जो बड़े नेता जो कंट्रोवर्सी में हैं, ज्यादातर लोगों का जो मोड ऑफ अर्निंग है, यानी एम्प्लॉयमेंट है, वो डिक्लेयर्ड है कि किसी को यहाँ से तनख्वाह आती है, किसी का व्यापार है, किसी का कपड़े का व्यापार होता है, किसी का, मेरा आईटी का और बिजनेस कंसल्टिंग का बहुत अच्छा व्यापार है, सबका एक डिक्लेयर्ड है। लेकिन राहुल गांधी की एम्प्लॉयमेंट पे प्रश्न चिन्ह है। आप उनका, अगर आप उनका एमपी तो सरकार से मांगा क्या सर? बीजेपी को दिक्कत क्यों हुई 41,000 की टी शर्ट पहनने में? तो मैं जब महंगे कपड़े खरीदता हूँ या 50-60 हजार की घड़ी पहनता हूँ, तो वो मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने कहाँ से खरीदे, मेरे पास पैसे कहाँ से आए। भाई मैंने मेहनत करी, हफ्ते भर है या महीने भर मैंने मेहनत करी, वहां से पैसे कमाए और खरीद लिए, पट दिए, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी का क्या है ना, वो एम्प्लॉयमेंट शो नहीं कर सकते। नहीं, वो कह रहे टी शर्ट में दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो दरअसल जो माहौल बन रहा है उससे दिक्कत है आप लोगों को। जो माहौल देश में बन रहा है, दक्षिण में बन रहा है, दिक्कत उससे है बीजेपी को। बीजेपी की बड़ी ऐसा है, भाजपा जो है वो सबकी पार्टी है। बीजेपी की बड़ी दिक्कत है, दूसरों की टी शर्ट, दूसरों की बाथरूम, दूसरों का खाना, गरीबों का खाना, गरीबों का थाली, किसानों का अच्छा खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, इनको बड़ा दर्द होता है। ये चाहते हैं कि हम अडानी अंबानी के मित्र लोग ही पहने और अच्छा खाए। मैं विनय जी मैं आपको मौका देती हूँ, जल्दी से वैभव जी अपनी बात पूरी करें, फिर मैं मौका देती हूँ उन्हें, जल्दी से। ये बदतमीजी कहते हैं टीवी पे आने के लिए, ये दूसरे को तोड़ना बदतमीजी कहलाता है, पता है आपको? नहीं ठीक है, इस तरह से इस तरह की भाषा आप बदतमीज कह लीजिए। कोई निर्लज्ज कहता है किसी को, कोई बदतमीज कहता है, क्या संस्कार है, क्या शिष्टाचार है बीजेपी का? वैभव जी ये कहते हैं हमें संसद में नहीं बोलने देते, हमें विधानसभा में नहीं बोलने देते, हमें टीवी डिबेट में नहीं बोलने देते, आप लोगों को कहीं नहीं बोलने देते। हम क्या टेप लगा के आए क्या? भाषा का उपयोग ठीक है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हैंड रेस करिए, मौका देती हूँ मैं, मौका देती हूँ, हैंड रेस करिए, नहीं हैंड रेस करिए, ठीक है। वैभव जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें, फिर विनय जी का रुख करते हैं। अडानी अंबानी, जहाँ तक आप भाजपा की बात करते हैं, ये लोग सब बोलते हैं अडानी बात अंबानी कहाँ है और फला बिजनेसमैन। भाई साहब आप ही बोल लो, नेहा जी चलो मैं चलता हूँ, नमस्कार। नहीं विनय जी मैंने क्या ना हैंड रेस करी, देखिए ये तरीका है डिबेट का, हम लोग हैंड रेस करते हैं, मौका देते हैं, अपनी बात रखिए, ठीक है सर, वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं ये अपन नहीं करते, अपन नीचे नहीं गिरते, ठीक है। यूपी में भी मेरी सहारनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं अगर सहारनपुर जाता हूँ तो मैं जब बोलता हूँ तो सब सुनते हैं, तो मेरे से मछली बाजार की गिरी नहीं होती। तो बीजेपी वालों के बीच में बोलते होंगे ना सर? नहीं सुनते होंगे सर। मैडम मैं रैली करता हूँ तो सब बोलते हैं, सब सुनते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 पार्टियों के नेता है, अलग अलग पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, कोई बात, रखिए अपनी बात, सब रखिए। आप शांत होकर बोलिए वैभव जी, शांत होकर बोलिए। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक अडानी अंबानी की बात है,
जो इल्जाम ओंकारनाथ जी लगा रहे हैं वो ठीक है, स्मृति ईरानी ये और विवेकानंद फाउंडेशन ठीक है, वो सब रैली में आपस में बात करते हुए आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन क्या है, अगर हम बड़ा इसको समझें और बड़ा मैदान देखें तो बड़े मैदान पे क्या है कि जब कांग्रेस या कोई अन्य दल हमें ये बोलता है कि 2 हमारी भी सीटें थी या हम भी कभी 2, 3, 4, 5, 10 से ऐसे बढ़े हैं आगे, तो इनको ये बात ये समझनी पड़ेगी कि हमने अपना जो पूरा सिस्टम है हमने इस तरह डेवलप किया है संगठनात्मक रूप से कि हमने हमारी जो 2, 5, 10, 15 सीटों वाली थी और वो वहां से लेके हम आज इसीलिए टिके हुए हैं और 2-2 टर्म ले रहे हैं। हाँ सर, मैंने देखा है चुनाव से पहले पूरी फौज आप लोग उतारते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लग जाते हैं, लगातार रैलियां होती है, वो भी हमने देखा है। आपने संगठन को चाहे जितना मजबूत किया हो, लेकिन एंड वक्त में किस तरह से तैयारियां आपकी दिखती है वो भी सभी के सामने आता है। विनय जी जल्दी सबकी बात रखिए। विनय जी। जी देखिए वैभव जी, इतना अहंकार ठीक नहीं है। अभी क्या कह रहे हैं, मैं जो बोलता हूं वो सब सुनते हैं, मैं सहारनपुर में बोलता हूं, ये उसी तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह से मन की बात मोदी जी कह के चले जाते हैं। जनता की बात, जनता की, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, जनता की आवाज को भी सुनिए, जनता की आवाज को भी सुनिए कि जनता के अंदर दर्द कितना है, महंगाई से दर्द कितना है, बेरोजगारी से दर्द कितना है, आज भ्रष्टाचार से दर्द कितना है, आज अपराध से दर्द कितना है। जनता की आवाज सुनिए। आप बोलते हैं पूरा देश सुने, ये हो नहीं सकता। यह लोकतंत्र है, यहाँ जनता जनार्दन सर्वोपरि है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बोलेंगे तो पूरा देश सुनेगा, जनता बोलेगी आपको सुनना पड़ेगा। इस तरह की अहंकार, इस तरह की भाषा, फालतू की बातें मत करिए। आप इलेक्शन प्रिपरेशन की बात करिए। आप बताएं कितनी सीटें कितनी सीटें जीतेंगे 80 में से, और कितनी सीटों पे अपनी जमानत जब्त कराएंगे। आप नेट बात करिए, आपका संगठन क्या करेगा। आप शिवपाल सिंह यादव जैसे बड़े नेताओं का गलत बोलेंगे कोई सुनेगा। कब सीखेंगे। अब जनता को रेप करना कब सीखेंगे। आपके मुलायम सिंह यादव कहते हैं रेप होता है तो क्या हो गया। आप देंगे अपने यादव को, जवाब है आपके पास। आदरणीय मुलायम सिंह यादव कहिए, कम से कम संस्कार सीखिए, सभ्यता सीखिए। सीनियर क्या होता है यह जानिए। आप दूसरे गजब की जगह भूल चुके हैं आप लोग, आप भूल चुके हैं। ठीक है, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं आप लोग, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। जब 2024 की बात करिए, बराबर इसलिए नहीं आते क्योंकि मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। 2024 में सब पढ़े लिखे हैं सर। वैभव जी, हमारे लिए ये चारों गेस्ट बहुत सम्मानित है। आप भी उतने सम्मानित है, विनय जी भी उतने सम्मानित है, ओंकारनाथ जी भी उतने सम्मानित है, और दिनेश जी भी। सब पढ़े लिखे गेस्ट है सर, कुछ नहीं है, बाकियों का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, इस तरह से हम जब इंसल्ट नहीं करते तो हम किसी की इंसल्ट सहेंगे भी नहीं। नहीं, फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है सर, आप मुद्दों पे बहस कर सकते हैं, किसी की इंसल्ट पर्सनली। अरे मैं गिनवाता हूँ, आप 2 काम गिनवाइएगा, मैं इसी चैनल पर गिनवाता हूँ, आप सिर्फ 2 काम गिनवाइएगा। मैं आपसे कहता हूँ 2 काम गिनवाइएगा। मैं गुस्सा मत होइए, शांतिपूर्वक बात कीजिए, शांतिपूर्वक गुस्सा मत होइए। और देखिए, एजुकेशन पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सबसे लोकप्रिय है आज की तारीख में। तो इसलिए आप पढ़ाई से किसी व्यक्ति की योग्यता को नहीं मानते, तो इसलिए आप उसको समझिए और थोड़ा कायदे से बोलिए। गुस्सा तो आता है, थोड़ा हमें भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्से को शांत रख के बोलना चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, विद्वान नहीं, ये अच्छी बात है। आप विद्वान हैं, अच्छी बात है, आपका सम्मान है, लेकिन आप सबको मूर्ख समझें, ये गलत बात है। आप अमित शाह जी कितना पढ़े लिखे हैं, स्मृति ईरानी कितना पढ़ी लिखी है, आप बताइए। लेकिन इसका मतलब कि उनकी योग्यता पे आप स्केल लगा रहे हैं। सर मुद्दे पे लौटते हैं। ओंकारनाथ जी बताइए सर, कितनी सीटों का मिशन लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 80 में से कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी? आश्चर्यचकित सीटें लेके आएगी, आप देखिएगा। आपके इसी चैनल पे मैं आपसे मिलूंगा इलेक्शन के बाद, और मैं आपसे बता रहा हूं आपकी कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है, और हर हालत में हम
ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है उत्तर प्रदेश में लेके लेकिन लोग आएंगे। कहते हैं, वही कुछ अपनी लोग जितनी कहते भी हैं, तैयारी करें। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि देखिए ये जो दक्षिण से यात्रा शुरू की गई है, ये उत्तर प्रदेश से या फिर गुजरात से या फिर हिमाचल प्रदेश से शुरू की जानी चाहिए थी, क्योंकि वहां 2 राज्यों में तो अभी विधानसभा चुनाव भी है और फिर वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी एक नई पटकथा लिखते। उनका अपना विश्लेषण है, वो करें, उसके लिए उनका स्वागत है। हम अपनी रणनीति कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है अगर कि हम हिंदी अपने भाषी सारे राज्यों पत्ते से खोल ज्यादा देंगे, उम्मीदें नहीं है कांग्रेस अगर हम को। अपने सारे पत्ते खोल देंगे तो हमारे विद्वान मित्र वैभव जी यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी तैयारी करेंगे ना काउंटर की। तो हम थोड़ा सा संभाल के चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से पत्ते नहीं खोलेंगे सारे। हम पत्ते नहीं खोलेंगे, चाहे आप लाख हमको जितना चढ़ा लीजिए, ठीक है विनय जितना जी, चढ़ा दीजिए, हम पत्ते नहीं खोलने वाले। ठीक है विनय जी, आप लोगों की क्या तैयारी है और कितना मिशन लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, और क्या अकेले लड़ेंगे चुनाव या फिर एक गठबंधन फिर से तैयार होगा? ये आने वाला समय बताएगा कि गठबंधन होगा कि क्या होगा, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। अभी हमारे यहाँ सम्मेलन है, उसके बाद तय होगा। और रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी का को सत्ता से बेदखल करेगा। और हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे। दिनेश जी, आपको एक राय दूं, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए आपके बीच में, आपको एक राय दे रहा हूँ। ये परिवार का मसला है, इसमें आप मत बोले तो अच्छा है। ये कल लड़ते हैं, आज फिर एक हो जाते हैं, परसों फिर एक हो जाते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा ही बोलिए, परिवार की बात नहीं है। जहाँ देखिए समाजवाद के प्रतिपक्ष और 3 बार देख चुका हूँ, 3 बार देखा है मैंने, इसलिए बता रहा हूँ आपसे, थोड़ा आराम से चलिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव। यहाँ विकेंद्रीकरण की बात है, यहाँ समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात है। आप जिस समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने का काम लोहिया जी के समाजवाद को लेकर जलेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी, प्रभुचंद तिवारी, परशुराम वर्मा, बेनी वर्मा जी, ठीक है, आजम खान साहब, ठीक है जल्दी से कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर दिनेश जी समाजवादी पार्टी में ताकत विभिक्त थी, अलग अलग लोगों के पास ताकतें थी, जो चाहत पर निर्णय कराने के साहस रखता था। लेकिन आज की जो समाजवादी पार्टी है, चलिए बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतेंगे आप? कितनी सीटें? हम हमारे पूरे 80 लोकसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी तैयार है, और आने वाले दिनों में जैसी स्थिति पैदा होगी वैसे गठबंधन के रास्ते हमारे लिए खुले रहेंगे। विनय जी को बोलने दीजिए। विनय जी, चलिए, तो वैभव जी, आपकी तो छुट्टी हो गई, 80 में जीतेंगे या आप कहाँ जीतेंगे? आप चलिए अपना घर बैठे। विनय जी, आदेश हमने आपको पहले भी नेहा जी बताया, उत्तर प्रदेश से ही देश की सरकार चुने जाने का तय होता है। हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकेंगे और उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करेंगे, और उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति को तय करेगा, यह निश्चित है। और समाजवादी पार्टी ही तय करेगी कि देश में किसकी सरकार बनेगी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, सपा कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार जमा अखिलेश यादव, ये पोस्टर लगा हुआ था, और क्या वैसे में सवाल उठता है कि मिशन 2024 के लिए पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए यूपी से ताल ठोकेंगे क्या नीतीश कुमार? सपा कार्यालय के बाहर सर पोस्टर लगा था ये। देखिए, ये नीतीश कुमार जी नहीं आपके कार्यालय के बाहर लगा था ना, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। उसमें कोई वो नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम किसी से भी बात करते हैं, और नीतीश कुमार जी आए थे, उनका स्वागत है, और सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, यही हमारा संकल्प है। ठीक है, ऑल पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैभव जी, कितनी बड़ी चुनौती है ये? नेहा जी, फर्क यही है नेहा जी कि अन्य दल ये बोलते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि प्रतिद्वंदिता का स्वागत है और हम जनता की सेवा में कार्यरत रहेंगे। देखिए, बहुत फर्क हो गया। हम सत्ता के लोभ में अपने को प्रलोभ नहीं दे रहे हैं, अपने आप को, स्वयं को प्रलोभ नहीं दे रहे हैं सत्ता के लोभ में। लेकिन बाकी अन्य दलों को गोल जो एक मछली की आंख, तो हम भाजपा को ही हराएंगे, पाकिस्तान में बिरयानी नहीं खाएंगे। जी जी, आप ये प्रश्न विनय जी से पूछ लें, वो बहुत उतावले हो रहे हैं अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए। लगता है उनको टीवी पे और कोई बुलाता नहीं है। आप ले लें, मेरी जगह ले लें आप विनय जी।
कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आप चलिए बोले ठीक, मेरा समय अक्सर विनय जी हमारे साथ बैठते हैं नहीं, आप बोले, डिबेट में। बिल्कुल सही नहीं, पहचाना आपने, नहीं, बोले, अक्सर सही विनय जी पहचाना हमारे आपने, साथ बैठते हैं डिबेट में और सारे सही मेहमान जो पहचाना हैं, आपने। हमारे साथ अक्सर बैठते हैं और बाकी चैनल्स पे भी बैठते हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए मैं भी कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है मिशन 2024 को साधने के लिए। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि किसके दावों में कितना दम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये दावे कर रही है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।